अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाले केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो कार में धमकी वाली चिट्ठी खुद वाजे ने रखी थी। एनआईए से पूछताछ में वाजे ने चिट्ठी की बात कबूल कर ली है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे के घर से मिले प्रिंटर से चिट्ठी प्रिंट की गई थी। इंटीरियर विस्फोटक केस में सचिन वाजे की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 25 मार्च तक कस्टडी में भेजे गए सचिन वाजे को एनआईए आज कोर्ट में पेश करेगा। आज कोर्ट से एनआईए को वाजे की 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है। इसका कारण है एनआईए ने वाजे के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है। यूएपीए की धारा 16 आतंकवाद के लिए लगती है, जबकि यूएपीए की धारा 18 साजिश रचने के लिए लगती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित खेल को लेकर हंगामा जारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। आज उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून आ गए हैं। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 28 मार्च को महाराष्ट्र वापस लौटेंगे। राजभवन कार्यालय से सरकार को संदेश दिया गया है कि गवर्नर सेक्रेटरी को मिलकर डेलीगेशन पत्र दिया जा सकता है। दूसरी तरफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह हाईकोर्ट जा सकते हैं। पूरे मामले में परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। उधर वाजे मामले में कमिश्नर पद से हाथ धो बैठे परमबीर सिंह की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि याचिका में परमबीर सिंह ने देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंटीरियर केस में डगमगाई सत्ता को संभालने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार पलटवार का प्लान बना रही है। देशमुख पर आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार आयोग का गठन करेगी। रिटायर्ड जज आयोग का नेतृत्व करेंगे। जज पर जल्द फैसला भी हो सकता है। देशमुख को पद से हटाने को लेकर फैसला अभी नहीं हुआ। दरअसल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच की मांग कांग्रेस भी कर रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में देशमुख के अलावा आईपीएस रश्मि शुक्ला पर भी सत्ता पक्ष पर लामबंद हो रहा है। बैठक में कहा गया कि रश्मि ने गैर कानूनी ढंग से फोन टैप करवाए। टैपिंग की इजाजत गृह सचिव से लेनी पड़ती है। क्या रश्मि ने इजाजत ली थी? सचिन वाजे मामले में बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर अटैक कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की माने तो अब उनकी तरफ से पलटवार होगा। पश्चिम बंगाल आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन देखेगा। शाम 5 बजे चुनाव का शोर थमने से पहले सभी दलों के स्टार प्रचारक जमकर गरजेंगे। अमित शाह बंगाल में 4 रैलियां करने वाले हैं। ममता बनर्जी भी 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की 3-3 रैलियां हैं। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती 3 रोड शो करेंगे। 27 मार्च को बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। 27 मार्च को ही असम में 47 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त दिखाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ममता की सरकार बनने का भी अनुमान जताया गया है। टीएमसी को 152 से 168 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 18 से 26 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, विरोधियों पर हमले की कोशिश में भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। बांकुरा में ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बाहर से बुलाया गया गुंडा करार दिया। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी कर दी। टीएमसी ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ने में देर नहीं लगाई और कहा कि 2 मई को बंगाल की माताएं और बहनें इस अपमान का बीजेपी को जरूर जवाब देंगी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी कल से 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर होंगे।
27 मार्च को पीएम ठाकुरबाड़ी में मथुआ मंदिर में दर्शन करेंगे। मथुआ मंदिर जाने वाले मोदी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। जब पीएम मथुआ मंदिर में होंगे उसी दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है। बंगाल में 24% अनुसूचित जाति के मथुआ समुदाय के 16% समुदाय के लोग बेहद निर्णायक भूमिका अपनाते हैं। पश्चिम बंगाल में मथुआ का मत सत्ता के लिए निर्णायक होता है। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के को लेकर विवादित बयान दे दिया है। यूपी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला यही नहीं रुके, बुर्के को लेकर महिला अधिकारों की बात उठाने वाले शुक्ला ने इसे कुप्रथा बताते हुए संकेत भी दिए कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु खुद फैसला नहीं लेते तो 3 तलाक की तरह इस पर भी सरकार फैसला ले सकती है। बुर्के पर बयान देने के एक दिन पहले आनंद स्वरूप शुक्ला ने मस्जिद पर लाउड स्पीकर से आजान को लेकर भी डीएम को चिट्ठी लिखी थी और उससे दिक्कत होने का भी दावा किया था। बिहार विधानसभा से स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल पास होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिल पर गुमराह किया जा रहा है, सदन में गुंडागर्दी की गई। तेजस्वी बताएं ऐसा क्यों किया? वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे डाला और कहा कि वो दिन भी आएगा जब पुलिस इसी नए कानून के सहारे नीतीश को भी घर से घुसकर पीट सकती है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निर्लज कुमार तक कह डाला। नीतीश के बचाव में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को जवाब दिया और कहा कि अपनी कब्र मत खोदो, जुबान पर लगाम रखो। दिल्ली में अब सरकार से ज्यादा ताकतवर उपराज्यपाल होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एनसीटी बिल पास हो गया है। विधेयक पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग की गई, जिसमें 45 के मुकाबले 83 मतों से विधेयक पारित हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि संसद में लोकतंत्र का गला घोटा गया। लोकसभा में ये बिल 22 मार्च को पारित हो गया था। इस बिल के तहत दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में अब मंजूरी लेनी जरूरी होगी। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और नए रूप से ये अटैक कर रहा है। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। 771 मरीजों में कोरोना के वेरिएंट मिले हैं, जिसमें 736 यूके वेरिएंट हैं, 34 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हैं और एक है ब्राजीलियन वेरिएंट। देश में 24 घंटे में 47,262 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 275 लोगों की जान चली गई। कुछ राज्यों में स्थिति और गंभीर है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक ऐसे ही राज्य हैं जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे लोगों को डरना चाहिए। 24 घंटे में 31,855 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना ने 24 घंटे में 85 लोगों की जान भी ले ली। बढ़ते मामलों के बावजूद बीएमसी ने फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी में कोरोना विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। धारावी में 24 घंटे में 62 नए केसेस सामने आ गए। वहीं बीड़, नांदेड़ में लॉकडाउन 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना की मार से देश की राजधानी भी अछूती नहीं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा केसेस आ गए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1254 नए मरीज मिल गए और 6 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब हो गई है 4890। ये 3 जनवरी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने बाजार, सिनेमा हॉल, मेट्रो, मॉल और धार्मिक स्थलों में सुपर स्प्रेडर बताते हुए ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गुजरात में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासियों ने एक बार फिर से घरों का रुख शुरू कर दिया है। होली को लेकर भी गुजरात सरकार ने खास निर्देश जारी किए हैं। गुजरात में घर से बाहर होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सीमित लोगों के साथ होलिका दहन की इजाजत मिली है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है। हरीश रावत होली मिलन समारोह में पहुंच गए। लोगों को कोरोना को लेकर आगाह करने के बजाय खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के झूमते नाचते दिखाई दिए। समारोह में लोगों की भीड़ थी। नतीजा ये हुआ कि हरीश रावत समेत उनके परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हरीश रावत परिवार के साथ क्वारंटीन हो चुके हैं, लेकिन संकट में आए हजारों लोग जो उनके साथ होली मिलन समारोह में झूम रहे थे, उनका क्या? उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 56 मामले सामने आए हैं।
देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने वालों में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। दबंग सुपरस्टार सलमान खान ने बुधवार को मुंबई की लीलावती अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। सलमान को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर दिन 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही हैं। बुधवार को 13,54,000 वैक्सीन लगाई गई। आंकड़ों में वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोजेस शामिल हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की रफ्तार के बीच सरकार ने फिलहाल एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन में भारत को हुए नुकसान के सरकारी आंकड़े अब सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% पहुंची थी, जो 2020 में जनवरी से मार्च के बीच थी 9.1। पर्यटन, एयरलाइंस ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात इस बीच ये है कि 53 लाख नए पीएफ खाते भी खोले गए। जनवरी में कोरोना के मामले कम थे। कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से फिर ऊपर जा रहा है, इसकी चोट लोगों के रोजगार पर पड़ सकती है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।